नमस्कार। मैं पूजा शर्मा। आज हम बात करेंगे लाल किताब के कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स के ऊपर। लाल किताब में जो है वैदिक से कुछ डिफरेंट रूल्स हैं। जैसे उसमें दृष्टियां जो है प्लैनेट्स की ली जाती हैं कि जैसे बृहस्पति की जो है 5 7 9 बताई गई हैं, लेकिन इसमें इस तरह से नहीं है। इसमें दृष्टियां टोटली डिफरेंट होती हैं, इसमें हाउसेस के रूल टोटली डिफरेंट हैं। मतलब जो इसमें अगर किसी हाउस में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उस हाउस में बैठा हुआ ग्रह जो है वो देखेगा सामने वाले को। ऐसा नहीं है कि मतलब और वो भी कुछ लिमिटेड दृष्टियां हैं। सपोज थर्ड हाउस में कोई ग्रह बैठा है और अगर जैसे थर्ड हाउस जो देखता है नाइन्थ एंड इलेवेंथ को देखता है, सपोज उसमें नाइन्थ और इलेवेंथ में कोई प्लेनेट नहीं है तो वो सोया हुआ माना जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जैसे बृहस्पति बैठा है थर्ड हाउस में तो वो 7वें घर को, 9वें घर को और 11वें घर को देखेगा। अगर उसमें कोई ग्रह नहीं है तो वो सोया हुआ ही माना जाएगा। तो इसी तरह से इसमें हाउसेस के रूल बिल्कुल डिफरेंट है कि जैसे सपोज फोर्थ हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है और फोर्थ हाउस में जुपिटर एक्सॉल्टेड होता है, लेकिन चौथे घर का रूल ये है कि चौथे घर में बैठे हुए ग्रह की तासीर चंद्रमा की असर वहां जहां शनि बैठा है उस घर में असर हो जाएगा। तो अगर सपोज बृहस्पति जो है फोर्थ हाउस में है और चंद्रमा 8वें घर में है, 8वें घर में चंद्रमा जो है डेबिटेटेड होता है और मृत्यु स्थान है, अच्छा नहीं माना जाता। तो वो तासीर चंद्रमा जैसी हो जाएगी, 8वें घर जैसी। और असर कहाँ जाएगा? जहां शनि बैठा है, सपोज शनि थर्ड हाउस में बैठा है तो असर वहां चला जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं मतलब प्लेनेट को। ऐसा नहीं है कि हमने बस बृहस्पति 4 देखा, वाह ये तो उच्च का हो गया। लेकिन ये देखिए चौथे घर का ग्रह जो है धन भी देता है, तो हमें धन के लिए भी देखना होगा क्योंकि फोर्थ हाउस से जो है लिक्विड कैश देखते हैं। जो चंद्रमा जो है लिक्विड कैश का कारक है, और सेवेंथ हाउस जो शुक्र जो है वो लग्जरी का कारक है, उससे देखते हैं। तो देखिए देखने के जो एवरी प्लेनेट देखने के और हाउसेस देखने के रूल्स बिल्कुल डिफरेंट है। तो आज मैं बात करूंगी फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस को हमें कैसे करके देखना है, इसी तरह से 12 घरों में किस तरह से जो रिजल्ट होता है वो आज हम जानेंगे। क्योंकि पहले घर में बैठा हुआ ग्रह कुंडली का राजा होता है। तो पहले ये एक्सप्लेनेशन जो इसमें लिखा हुआ है श्लोक वो पढ़ते हैं। घर पहला है तख्त हजारी, ग्रहफल राजा कुंडली का, ज्योतिष में इसे लगन भी कहते, झगड़ा जहां रूह माया का। जो पहला घर है जो राजा की तख्त बोला गया है, और जो कुंडली का राजा है पहले घर में बैठा हुआ ग्रह, और इसे लग्न कहते हैं ज्योतिष में। और झगड़ा जहां रूह माया का, तो रूह और माया का हमेशा झगड़ा बना रहता है। अगर बच्चा आता है तो तभी से मतलब उसका झगड़ा शुरू हो जाता है रूह माया का। अगर धन नहीं है तो हॉस्पिटल से वो बच्चा नहीं देंगे। तो मतलब हर चीज में बच्चे के एडमिशन के लिए, बच्चे के वैक्सीनेशन के लिए, हर चीज के लिए धन की आवश्यकता है। और अब सभी को पता है धन की कितनी जरूरत है, तो रूह और माया का झगड़ा शुरू हो जाता है जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है। उच्च बैठे ग्रह उत्तम कितने, दस्ती लिखा ख्वा विधाता हो, खाली पड़ा घर साथ जब टेवे, शकी असर कुल ग्रह का हो। अब देखिए इसमें ये बताया गया है कि अगर पहले घर में चाहे कितने उच्च के ग्रह बैठे हैं, लेकिन जो उच्च बैठे ग्रह उत्तम कितने, दस्ती लिखा ख्वा विधाता हो, जो विधाता ने अपनी कलम से लिख के भेजा हुआ है, चाहे कितने उच्च के ग्रह बैठे हैं। लेकिन अगर खाली पड़ा घर साथ जब टेवे, अगर 7वां घर खाली है तो उन ग्रहों का असर शकी ही रहेगा, क्योंकि 7वां घर सोया हुआ है, पहले घर में ग्रह है, 7वां घर में कोई ग्रह नहीं है, तो उसे सोया हुआ मानेंगे। तो जब तक 7वां घर किसका होता है, स्पाउस का होता है, जब तक उसकी पर्सन की शादी नहीं हो जाएगी तब तक वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा पहले घर का ग्रह। तो यही जैसे ये बोला जाता है सूर्य कब एक्टिवेट होगा। सूर्य की जनरल एज है 22 और 23।
तो उससे पहले ही शादी हो जाए तो 22वें और 23वें साल में सूर्य अच्छा रिजल्ट देगा। तो जब तक कोई भी ग्रह है और 7वां घर खाली है तो वो कोई अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। लगन बैठा ग्रह तख्त नशीनी राजशाही जब करता हो, आंख गिना घर 8 है उसकी, 11 से हरदम चलता हो। अब जो भी लग्न में बैठा हुआ है उसे तख्त का नशा हो जाता है, तख्त नशीनी बोला गया है। राजशाही जब करता हो, राजशाही कब करेगा? लग्न में बैठा हुआ ग्रह जब जब उसकी उम्र आएगी। सपोज जैसे सूर्य का हमने बोला, तो जैसे एक तो जनरल एज होती है और एक होती है 35 साला चक्र से हम निकालते हैं। तो उससे तो जब जब उसकी वो एज आएगी तब तक वो जो है लग्न में बैठा हुआ ग्रह राजशाही करेगा। सूर्य की जैसे 22 और 23 बता दी, ऐसी राहु सपोज बैठा हुआ है। राहु एक तो कब जो राजशाही करेगा, 42 to 47, जो उसकी एज बताई गई है 6 साल। और जब वो उसकी 35 साला चक्र से जब एज आएगी तब वो राजशाही करेगा। और 8 गिना घर 8 है उसकी, 11 से हरदम चलता हो। तो इसका ये भी रूल मैं बता देती हूँ। जो लग्न में बैठे हुए ग्रह, जो राजा है, उसकी आंखें जो है 8वें घर में है और 11वें घर से वो चलता है। पैर जो है 11वें घर में है। 7वां घर में राजा की वजीर है। पहले घर में राजा, 7वें घर में वजीर, 8वें घर में राजा की आंखें और 11वें घर में राजा के पैर। सपोज 1, 7 और 8 में प्लेनेट है और 11वें में प्लेनेट नहीं है, तो बंदा नई नई प्लानिंग तो बनाएगा। रोज सोचेगा कि मुझे ऐसे करना चाहिए, वो ऐसा ऐसा करना चाहिए, रोज नए नए आइडियाज कलेक्ट करेगा, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा। मतलब वो आइडियाज ही बन के रह जाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि 8वां घर है पैर। तो जब तक उसमें 8वें घर में सॉरी 11वां घर है पैर, अगर तो वो उसमें कोई प्लेनेट नहीं है तो वो बंदा सोचता ही रह जाएगा, इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। ऐसे ही अगर पहले घर में एक ग्रह और 7वें घर में मल्टीपल ग्रह, 3 या 4 ग्रह हो, तो एक राजा और उसके 4 वजीर, तो वो चारों वजीर अलग अलग आइडियाज देंगे, अलग अलग सलाह देंगे, तो वो राजा बहुत ग्रो करेगा। सपोज और इसका अब हम उल्टा कर लें, रिवर्स, की अगर पहले घर में 4 प्लेनेट और 7वें घर में एक प्लेनेट, तो उस केस में 7वें घर का ग्रह मारा जाएगा, क्योंकि एक वजीर किस किस राजा की सुनेगा? 4 प्लेनेट अगर लग्न में है तो एक प्लेनेट किस किस की सुनेगा, वजीर किस किस की सुनेगा? कोई राजा अपनी तरफ खींचेगा, कोई कुछ कहेगा कि आप इसको अच्छी सलाह दे रहे हो, तो इस केस में वो वजीर मारा ही जाएगा। और इस तरह से और समझ लेते हैं 7वें और 8वें घर को। 8वां घर जो है राजा की आंखें हैं। तो अगर 7वें और 8वें घर में शत्रु ग्रह हैं, सपोज अगर 7वें में मंगल है और 8वें में बुध है, तो उस केस में जो और जो लग्न में कोई मतलब वो खराबी करेगा, वो खराबी करेगा, क्योंकि जो लग्न का ग्रह है 7वें घर की आंखों से देखेगा, 8वें घर की आंखों से देखेगा। तो 8वें और 7वें और 8वें में जो है अगर शत्रु प्लेनेट है, तो जैसे बुध की आंखों से देखेगा, मंगल बुध का दुश्मन है, तो बुध मंगल को खराब कर देगा। अगर ये दोनों मित्र हो, 7वें और 8वें घर में फ्रेंडली प्लेनेट हो, तो उस केस में बहुत अच्छा ही रिजल्ट होगा। जो पहले घर का ग्रह 8वें घर की आंखों से देखेगा तो 7वें घर को अच्छा करेगा। तो इस तरह से हमें ये समझना होगा, ये रूल्स हैं। देखिए, एक ही घर को हमें देखना है, फर्स्ट हाउस को देखना है, तो हमें कितने सारे हाउसेस चेक करने पड़े, फर्स्ट, 7th, 8th, 11th। तो 4 हाउसेस को हमें चेक करना है, तब हमें जाके प्रिडिक्शन देनी होती है। अगर फर्स्ट हाउस में मल्टीपल ग्रह है तो आपकी कुंडली में शुक्र जैसा होगा वैसा रिजल्ट करेगा, तो वो भी हमें देखना है। इस तरह से 7th हाउस का भी कुछ रूल है। तो मेनली ये है, अगर 7वें और 8वें घर में मित्र ग्रह है तो वो पहले घर का ग्रह अच्छा, और मतलब नहीं तो वो खराबी ही करेगा। तो इस तरह से हमें समझना है फर्स्ट हाउस को। तो इसमें पढ़ लेते हैं। लगन बैठा ग्रह तख्त नशीनी राजशाही जब करता हो, 8 गिना घर 8 है उसकी, 11 से हरदम चलता हो। अकेला तख्त पर बहुत हो 7वें,
राजा वजीरी होती है। उम्दा बहुत, मतलब यही बताया ना कि अगर तख्त पर यानी लग्न में एक ग्रह और सातवें में बहुत सारे, तो उस केस में राजा वजीरी हो जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। उलट मगर जब टेवे बैठे जड़ सातवें की कटती है, अगर लग्न में बहुत सारे प्लेनेट और सातवें में एक ही, तो उस केस में सातवें की जड़ कट जाएगी। उच्च नीच जो गिने घरों के वह नहीं एक साथ लड़ते हैं। अगर उच्च के और नीच के ग्रह, जैसे पहले घर में सूर्य उच्च होता है और सातवें घर में शनि उच्च होता है, तो सपोज शनि पहले घर में बैठ जाए और सूर्य सातवें घर में, तो दोनों डेबिलिटेटेड हो जाएंगे। लेकिन ये एक्सचेंज हो जाएगा, तो इस केस में झगड़ा नहीं करेंगे। और बाकी जो मतलब सभी ग्रह आपस में दोस्ती दुश्मनी के अकॉर्डिंग चलेंगे, वह नहीं एक साथ लड़ते हैं। बाकी ग्रह सब झगड़ा करते, उम्र से भी चंद मरते हैं, तो मतलब अपनी अपनी उम्र में वो उससे झगड़ा करेंगे। तो ये है फर्स्ट हाउस को समझने का तरीका। मतलब देखिए कितने सारे हाउसेस को हमने कंक्लूड करा, फर्स्ट, सेवेंथ, एट्थ एंड 11th। तो इसी तरह से हमें देखना होगा, सपोज फर्स्ट एंड सेवेंथ में प्लेनेट है, एट्थ में नहीं है, तो फिर उसमें जो दोस्ती दुश्मनी वाला ही रूल चलेगा। और या फर्स्ट में ग्रह है, सेवेंथ में नहीं है, एट्थ में है, तो उस केस में वो हिट वाला 6 8 की हिट वाला चलेगा। तो इस हमें काफी सारे रूल्स को कंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे फोर्थ हाउस के लिए हमने देखा कि मतलब देखिए तासी चंद्रमा की असर वहां जहाँ शनि बैठा है, तो हर हाउस का रूल अलग है। सेकंड हाउस को देखना है तो पहले 9वें से 10वें से कई सारी चीजों से उससे कनेक्ट करके हमें देखना होगा। थर्ड हाउस को देखना है तो मतलब तासीर किसकी, असर कैसा, फैसला कैसा, मतलब ये सब सब चीजें हमें देखनी होंगी। बहुत सारे रूल्स हैं, और अगर ये रूल समझ में आ गए तो लाल किताब बहुत इजी हो जाती है। तो हमें काफी सारे रूल्स को स्टडी करना होता है, एक प्लेनेट को देख के ऐसी ही प्रिडिक्शन नहीं करनी होती है। तो इसी तरह से हम और समझेंगे आगे नई वीडियो में, मतलब जैसे उसकी दृष्टि के बारे में। क्योंकि देखिए अब जैसे अभी मैंने बताया, पहले घर में ग्रह है, सातवां घर में ग्रह नहीं है, तो वो सोया हुआ है। या पहला घर का ग्रह खराब हो रहा है, तो अपनी वो खराबी कौन से ग्रह को देगा, जो जो बलि के बकरे, कुर्बानी के बकरे का इसमें रूल है। तो इसी तरह से हम काफी सारी चीजों को देखेंगे कि मतलब लाल किताब में सीखेंगे। अगर कोई इंटरेस्टेड हो कोर्स करने के लिए, तो सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी में कंसल्ट कर सकते हैं। तो कोर्स जल्दी ही शुरू होने वाला है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। धन्यवाद।